नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज लगातार सुर्खियों में और प्रमुखता से आज अखबारों में प्रकाशित हुई हैं और आज हेडलाइंस बनी हुई हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, एडिटर सूरज जी लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ ज्ञानेश जी इस वक्त उपस्थित, और तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें आज हम जानेंगे। और हम सबसे पहले चलेंगे हमारे एडिटर इन चीफ के पास और जानेंगे तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या आज खास है और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या आज लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, मुख्यतः जो खबर है वो चीन और अमेरिका से है कि जो डेटा ही हथियार है, मान लिया है दोनों बड़े कंट्रियों ने। और इन कंट्रियों में एक युद्ध स्थिति है कि कौन डेटा के क्षेत्र में अंबल आए जी। इसके चलते अमेरिका और चीन वर्षों से डेटा का काम कर रहा है कि डेटा किसके पास ज्यादा कलेक्शन हो और उसका उपयोग कौन ज्यादा से ज्यादा कर पाए। 2027 तक अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर है उसको हटाने का निर्णय चीन ने लिया है। इसके पीछे ये कारण है कि यदि सॉफ्टवेयर आपका हो तो आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो और लीक होने की संभावना नहीं रहती है। इसी प्रकार से जो सॉफ्टवेयर और जो सर्वर है ये दोनों रूस और अमेरिका का कब्जा है। यानी कहा यह जाता है कि दुनिया में जितने भी नेट चल रहा है या डाटा कलेक्शन का काम चल रहा है उसका जो सर्वर है और सॉफ्टवेयर है ये दोनों पर कमांड अमेरिका और रूस का है। इसका मतलब ये है कि दुनिया का जो डेटा है इसमें रूस और अमेरिका सब पर भारी है। उसी से चिंता जताते हुए चीन ने उस पर ये किया है कि हम अब अपना सॉफ्टवेयर और जो डाटा कलेक्शन सेंटर है वो तैयार करेंगे और जो सॉफ्टवेयर तैयार करने के साथ साथ जो है सर्वर भी अपना ही बनाएंगे। तो इसके चलते जो है काफी दोनों देशों के बीच में तनाव है कि भाई हमारे पास जब सॉफ्टवेयर है तो आप भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका के सॉफ्टवेयर की बुराई करके आप बनाओ ये ठीक नहीं है जी। दूसरे जो सबसे एक और बड़ी अहम खबर है जिसे अखबारों में प्रकाशित किया गया है, उसमें स्थान दिया गया है कि मालदीव के जो समुद्र है उसमें चीन सोना खोजने के लिए मालदीव से डील कर रहे हैं कि आपके जो समुद्र है इसमें अथाह सोना है, हमें वहाँ खुदाई करने का और तलाश करने का जो है इसके लिए परमिशन देना चाहिए। और इसके लिए जो चीन है उसके सेना को प्रशिक्षण देने के लिए भी जो रेड आर्मी है उनको तैयार किया है जी। तो मालदीव ने भी ये सोचा है कि इसमें जिस प्रकार से ये सर्वे करते हैं और सोना खोजने का काम करते हैं तो इसके एक हिस्सा मालदीव को मिलेगा, तो इससे हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगा। तो चीन और मालदीव के बीच में एक समझौता होना है। समझौता के लिए दोनों में बार्गेनिंग चल रही है कि किसके कितना परसेंटेज पर अधिकार हो। तो इसी के चलते बहुत जल्दी ही ये हमारे सामने मालदीव और चीन के बीच में ये समझौता होने की जो है खबर मिलना है जी। तीसरी ये खबर है कनाडा से कि खालिस्तानी आतंकी निर्जर की हत्या के बाद से भारतीय की जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वहां, उसको लेके भारत और कनाडा के बीच में तनाव की स्थिति इसलिए है कि जो कनाडा के जो ट्रूडो है वो जो उन्होंने ये कहा कि अभी 3 लोग तक सीमित नहीं ये जहाज, ये निर्जर की जो हत्या हुई है निर्जर के यहाँ पर कनाडा में रह रहा था, लेकिन भारत ने आतंकी मानकर उसको मार गिराया है। बिल्कुल। और इसी के चलते उनके हत्या के आरोप में 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ट्रूडो ने जो बयान ये दिया है कि अधिकतर जो हत्या है उसपे भारत का हाथ है और निज्जर के हत्या के आरोपी 3 ही नहीं है, अनेक और है। तो 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं, अभी और तह तक जाया जाएगा, इसके पीछे कौन कौन है उसका खुलासा किया जाएगा जी। बिल्कुल। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि न्यूटन का एक नियम है कि अगर कुछ करोगे उसका फल आपको मिलना है। बिल्कुल।
कनाडा में कुछ गलत होता है तो उसका विरोध होगा। होगा। यदि आप खालिस्तानियों का समर्थन करोगे और उससे भारत उसमें परेशान होगा तो इस प्रकार की कार्रवाई होगी। बिल्कुल। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो बिल्कुल। इसी के चलते जयशंकर ने नाराजगी व्यक्त की है। जी जी निशा। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज जी हैं, क्योंकि कल लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज है और 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होनी है और मध्य प्रदेश में मामा, महाराज और राजा की किस्मत कल दांव पे रहेगी। तो वहीं महाराष्ट्र से अगर देखा जाए तो जो ननद और भौजाई है वो इस वक्त मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, कल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का तीसरा चरण है और 12 राज्यों की 95 सीटों पर चुनाव होना है। हालांकि पहले 94 सीटों पर होना था, पर दूसरे चरण में शामिल थी मध्य प्रदेश की बैतूल सीट, जिनमें एक प्रत्याशी की मौत के बाद जी वहां से चुनाव को एक चरण आगे बढ़ा गया है। तो कल 95 सीटों पर 12 राज्यों की 95 सीटों पर चुनाव होना है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल। मैं बताना चाहूंगा कि तीसरे चरण के चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने वाला है। जहां गांधीनगर सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव मैदान में हैं, वहीं मध्य प्रदेश की 9 सीटों में से 2 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा और एक केंद्रीय गृह मंत्री की किस्मत का फैसला होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्रियों में जहां दिग्विजय सिंह शामिल हैं, शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और यदि हम देखें कि तीसरे चरण की जो सीटें हैं उसमें मुलायम परिवार की किस्मत का भी फैसला होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव है वहां पर मुलायम परिवार के 3 सदस्य चुनाव मैदान में हैं और इसी के साथ में और कई बड़े नाम हैं। और तीसरे चरण का जो चुनाव प्रचार रहा है वो काफी रोचक रहा है, क्योंकि पहले चरण में जिस तरह की बातें हुई, फिर दूसरे चरण में बातें हुई और तीसरे चरण में हमने देखा कि तीसरे चरण के चुनाव में प्रतिदिन प्रतिपल मुद्दे बदलते रहे हैं। जहां वार प्रतिवार की बात आई, जहां वार पलटवार की बात आई, आरोप प्रत्यारोप की बात आई, वहीं तीसरे चरण में आरक्षण के मुद्दे ने अपनी जगह बनाई हुई थी। और तीसरे चरण में आरक्षण के साथ साथ में राम मंदिर के मुद्दे को भी हवा दी गई, क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव से कुछ दिन पहले ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अयोध्या दौरा रहा वह भी चर्चे में रहा है और सियासी गलियारों में उसको लेकर कई मायने निकाले गए हैं कि उसके कई मायने हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि जहां वार पलटवार की बात रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे और इटावा में उन्होंने सभा की है। तो अयोध्या में जो बात उन्होंने कही कि पहले प्रधानमंत्री शाही परिवार से बनते थे, उनका इशारा था गांधी परिवार की ओर से कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ये प्रधानमंत्री बनते रहे, परिवारवाद पर आरोप लगाते। और उन्होंने कहा कि एक चाय वाले ने आकर के इस प्रथा को तोड़ा है जी कि आप प्रधानमंत्री शाही परिवार से नहीं बनते हैं। और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साधारण कार्यकर्ता को भी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा सकती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है, तो उनके इस शब्द को लेकर के, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और 2047 के विजन को लेकर के जनता के बीच में है, और पहले ही उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस अभी भी 2024 और 29 के फेर में उलझी हुई है और भारतीय जनता पार्टी 2047 का विजन लेकर के चल रही है जी। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको कि उनकी जो गारंटी वाली बात है, उस गारंटी को लेकर के आदिलाबाद में राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो जितनी गारंटी उन्होंने दी है वो पूरी करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आरक्षण का मुद्दे की मैंने बात की कि आरक्षण के मुद्दे को अभी हवा दी जा रही है, तो राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बात नहीं कही है। बस उन्होंने क्योंकि उन्होंने जैसा कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि उनके घोषणा पत्र में है, न्याय पत्र में है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो 50% की बाउंडेशन है अभी आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर, उस गाइडलाइन को कांग्रेस की सरकार आई तो वो हटा देगी और 50% से ज्यादा का आरक्षण भी देने के लिए वो प्रावधान करे। तो उन्होंने कल हवा दी है। दूसरी तरफ मैं बात करूं कि जिस तरह देश के परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि जब तक लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ प्रत्याशियों की सूची आने से पहले ही कि कांग्रेस के नेताओं का पलायन जारी है और वो दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उसी क्रम में जो बीना से विधायक हैं और
निर्मला सप्रे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में महिलाओं का अपमान हो रहा है। सागर जिले की जितनी सीटें थी, मैं बताना चाहूंगा कि सभी सीटों पर, विधानसभा सीटों पर, सागर लोकसभा क्षेत्र में जो सीटें आती हैं उसमें एकमात्र कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे ही रही हैं। बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ऑलरेडी हैं। तो अब यह जो सीट है निर्मला सप्रे की, ये भी अब कांग्रेस के खाते में नहीं रही है। अब सागर लोकसभा क्षेत्र से सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। हालांकि निर्मला सप्रे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और आरोप लगाया, क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ था, जीतू पटवारी का एक विवादित बयान था इमरती, पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर के, उस बयान का भी हवाला दिया गया कि अब कांग्रेस में महिलाओं का अपमान हो रहा है, सम्मान नहीं बचा है, इसलिए निर्मला सप्रे ने पार्टी छोड़ दी। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव होना है, तो उन सीटों पर भोपाल है, राजगढ़ है, विदिशा सीट है, गुना सीट है, मुरैना लोकसभा सीट है, भिंड लोकसभा सीट है, ग्वालियर लोकसभा सीट है, बैतूल लोकसभा सीट है और सागर लोकसभा सीट है। इन सीटों पर चुनाव होना है। और जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री की साख यहाँ दांव पर लगी हुई है। मैं विश्लेषण करना चाहूंगा कि सीट को लेकर के, कि जहां भोपाल लोकसभा सीट की बात करें तो भोपाल में जो टक्कर देखी जा रही है, आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव के बीच यहाँ पर टक्कर है, क्योंकि यहाँ ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। भोपाल लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है और पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव हार गए थे और साध्वी प्रज्ञा सिंह को अच्छी लीड के साथ जीत मिली थी। तो इस बार अरुण श्रीवास्तव, और यहाँ का जो गणित है भोपाल लोकसभा सीट का यदि हम देखें तो जहां शहरी क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ यदि देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि अरुण श्रीवास्तव भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए बहुत नॉन फेस नहीं रहे हैं। और जैसा कि आलोक शर्मा विधानसभा का चुनाव भी लड़े, ये एक अलग बात रही कि विधानसभा में उन्हें पराजय का स्वीकार करना पड़ा था। दूसरी तरफ भोपाल के महापौर भी वो रह चुके हैं, तो जनता के बीच में उनकी जो छवि थी उन्होंने भुनाने की कोशिश की, साथ ही मोदी की गारंटी को साथ लेके चले हैं। अरुण श्रीवास्तव जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ बनाने की कोशिश की है। हालांकि उनका नाम भले ही इतना नोन ना रहा हो, लेकिन उनकी जो माताजी रही हैं वो सक्रिय राजनीति में रही हैं, तो उनकी वजह से उनको ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ यदि हम देखें राजगढ़ सीट पर, तो राजगढ़ सीट पर जहां रोडमल नागर भी चुनाव प्रचार में कहते हुए नजर आए हैं कि उनको दिया हुआ वोट सीधे नरेंद्र मोदी को जाएगा, तो वो मोदी और मोदी की गारंटी के सहारे चुनाव लड़ रहे थे। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इमोशनल कार्ड खेला था उस सीट पर, कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, यदि जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो ठीक है, और मैं आप लोगों के भरोसे चुनाव लगा हूं। ये टिकट जब उनकी घोषणा हुई तभी उन्होंने कहते। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु जो हैं वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता हमने केवल लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि इसके पूर्व के विधानसभा और उसके पूर्व के विधानसभा चुनावों में देखी है कि वो जिस तरह से सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच अपने पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हाल ही में जो उनका रोड शो उन्होंने किया था, उस रोड शो में भी जनता से उनका जुड़ाव जो था, क्योंकि महिलाओं ने उनको गेहूं भेंट किए, कहीं चुनरी उड़ाई, तो उनके जो कार्यक्रम रहे हैं उसमें जनता का जो लगाव उनके प्रति देखा जा रहा था, क्योंकि वो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो जनता से उनके बीच जुड़ाव है। क्योंकि यहाँ यदि हम देखें विदिशा लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा सीटें आती है और उनमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें गुना लोकसभा सीट की, तो गुना लोकसभा सीट पर जब टिकट की घोषणा हुई थी तब देखा था कि केपी यादव का टिकट काट दिया गया था, तो यहाँ कई तरह के सियासी समीकरण लगाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया था और उनके सामने राव यादवेंद्र सिंह यादव को चुनाव प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने। तो यहाँ जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई थी। हालांकि जो जातिगत समीकरण साधने की कांग्रेस ने कोशिश की, मुख्यमंत्री का लगातार उस सीट पर दौरा रहा है और मुख्यमंत्री भी यादव वर्ग से आते हैं, तो यादव समाज को वोट को लेकर के कई तरह के कयास लगाए गए कि इस बार किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि पिछले बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का कारण जातिगत समीकरण रहे हैं और केपी यादव के चुनाव में खड़े हो जाने से सिंधिया को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। मैं बात करूंगा कि गुना लोकसभा क्षेत्र में जो 8 विधानसभा सीटें आती हैं, इसमें से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 सीटें पर कांग्रेस का कब्जा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर किस तरह के मतदाताओं, क्योंकि देखा गया कि मतदाताओं का जो मौन रहा है
मतदाता को मौन की मुखरता देखने मिलती है, नहीं मिलती है। यहाँ मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के द्वारा तीसरे चरण के मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई तरह की कवायद की गई हैं, कई तरह की कोशिशें की गई हैं, रैलियां, जन जागरूकता अभियान, यहाँ तक कि जो अनुपम राजन है मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त, उन्होंने बैलगाड़ी पर रैली निकाली है और कई तरह के प्रयास किए हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। हालांकि बताना चाहूंगा कि मौसम वैज्ञानिकों का जो पूर्व अनुमान है कि 7 मई को जब मतदान होना है तो उस दिन पारा हाई हो सकता है। हालांकि कुछ जिलों में बारिश की संभावना भी बताई गई है, लेकिन मौसम के चलते भी एक कारण रहा है कि मतदान का प्रतिशत में जो गिरावट आई है। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि मतदान के प्रतिशत को कम लेकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने एक तंज कसा था कि कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो घर से निकला ही नहीं है, वो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता है, इसलिए वो घर से नहीं निकला है। तो मतदान प्रतिशत को लेकर के जहां एक तरफ राजनीतिक दलों की भी अपील है, दूसरी तरफ मैं देश न्यूज भी मतदाताओं से अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, पहले करें मतदान फिर करें जलपान। तो मतदान को लेकर के तमाम चीजें कवायद की जा रही है। मैं बात करूंगा मुरैना लोकसभा सीट की, क्योंकि यहाँ जातिगत समीकरण ही जीत और हार तय करते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस के सत्यपाल सिकरवार जो है वो आमने सामने। सिकरवार जो है उनके भाई विधायक हैं, भाभी मेयर हैं। तो अब चूंकि पहले सीट को लेकर के ये जो वो सीट है जहां कांग्रेस ने सबसे आखिरी में प्रत्याशी घोषित किया है, ये तमाम चीजें वहां चल रही थी कि यहाँ क्योंकि जहां सभा हुई वहां पर प्रियंका की सभा हुई, मोदी की सभा हुई, और मुरैना सीट पर हमने जिस तरह से देखा कि प्रियंका ने निशाना साधा है और ये एक हॉट सीट बन गई है, क्योंकि मोदी की सभा प्रियंका की सीट सभा हो जाने के बाद में इस सीट पर सियासी समीकरण जो है तमाम तरह के देखे जा रहे हैं। यहाँ कयास जो लगाए जा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषकों का भी जो है पारा उतार चढ़ाव पर है कि यहाँ का मतदाता क्या कह सकता है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी क्षत्रिय हैं जी। तो यहाँ बसपा से रमेश गर्ग ने जो जिस प्रत्याशी को उतारा है, तो कहीं वो किसके लिए वोट काटने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सीमांत क्षेत्र की सीटें हैं, बात करूं उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीटें, चाहे वो ग्वालियर चंबल अंचल की हो या विंध्य क्षेत्र की हो, यहाँ पर सपा बसपा का प्रभाव भी देखा जाता है। तो बसपा ने भी यहाँ जो प्रत्याशी उतारा है रमेश गर्ग, वो कितना प्रभाव दिखा सकते हैं। और एक बड़ी बात बता दूं कि मुरैना सीट पर जो है एक बात का प्रभाव और रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है रामनिवास रावत, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो अब उसका भी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जब मैं बात करूं भिंड सीट पर रामनिवास रावत का प्रभाव यदि हम देखें, मुरैना सीट पर या राजगढ़ सीट पर जो है रामनिवास रावत का जो प्रभाव रहा है, तो अब चूंकि रामनिवास रावत कांग्रेस में नहीं रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो ऐसी स्थिति में रामनिवास रावत का भारतीय जनता पार्टी में चले जाना इन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ यदि हम बात करें ग्वालियर लोकसभा सीट की, तो ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के प्रवीण पाठक, यहाँ क्योंकि पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण वर्ग के बीच में चुनौती है, और ये दोनों ही वर्ग के मतदाता यहाँ निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। तो तब देखा गया है कि जो ब्राह्मण है, तो कई बार ये भी देखा जाता है कि ठाकुर वोट जो है, क्षत्रिय वोट जो है, वो ब्राह्मण को की ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन इस बार जो है भारत सिंह कुशवाहा ने अपना पूरा दमखम लगाया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब चूंकि भारत सिंह कुशवाहा जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के बहुत करीबी माने जाते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि यहाँ जो विधानसभा सीटें आती हैं, इसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 4 कांग्रेस के पास हैं। अब यहाँ बात करें कांग्रेस को की जो है ग्वालियर पूर्व है, ग्वालियर ग्रामीण है, डबरा और पोहरी विधानसभा सीट जो है, यहाँ पर क्या व्यू रचना की गई है और यहाँ पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त कायम रखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात करूं भिंड सीट की, तो यहाँ संध्या राय और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, क्योंकि संध्या राय को दोबारा मौका दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और फूल सिंह बरैया अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं, तो ये उनको उनकी जो है मनोबल भी बढ़ा हुआ है, उनके समर्थकों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। तो यहाँ ये चीज देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ भिंड में राहुल गांधी जब सभा करने के लिए आए थे, तो उन्होंने संविधान की प्रति लेकर के कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान को बदल देंगे, और अमित शाह संविधान को की किताब को फाड़ के फेंक देंगे,
भारतीय जी जनता बिल्कुल पार्टी को संविधान से कोई लेना देना नहीं। तो उनकी ये जो बात है, हालांकि 100 बार पलटवार बहुत हुए हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उनकी ये जो बात है संविधान बचाने की बात है, वो इस सीट पर कितना प्रभाव डालेगी ये जी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बड़ी बात बताना चाहूंगा, बैतूल जिस सीट का मैंने जिक्र किया था कि बैतूल सीट का पर मतदान जो है दूसरे चरण में होना था, लेकिन यहाँ के बसपा प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने के कारण उन हृदयघात से उनकी मृत्यु हो बिल्कुल गई थी। बिल्कुल इस सीट का चुनाव जो है मतदान एक कदम आगे बढ़ाया गया है। तो बैतूल सीट पर जहाँ आदिवासी सीट जी मानी जी जाती है ये, और आरक्षित सीट है, तो यहाँ पर 46% मतदाता जो है आदिवासी मतदाता, और वही निर्णायक की भूमिका में होते हैं। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल देखना होगा कि राम मंदिर का मुद्दा यहाँ कितना प्रभावी होता है और मोदी की गारंटी यहाँ पर कितनी प्रभावी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दुर्गा दास उइके पर दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा मैदान में उतारा हो, क्योंकि जी जी ये सीट ऐसी है कि जो पिछले बार प्रत्याशी लड़े थे 2019 में, उन्हीं प्रत्याशियों के बीच इस बार फिर मुकाबला है, क्योंकि मुकाबला पिछला चुनाव वहां से रामू टेकाम ने लड़ा था, तो जी इस बार जी फिर वो यहाँ पर सामने है। बात करूं सागर लोकसभा सीट की, तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट जो थी वो अभी तक कांग्रेस के पास थी, और जो बीना की विधायक थी निर्मला सप्रे, चूंकि वो भी उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, तो ये कहा जा सकता है कि पहले यहाँ से 7-1 का आंकड़ा था, अब पूरी 8 की 8 सीट जो बिल्कुल है भाजपा के पास जी खाते जी में है। तो यहाँ ये देखना है कि जहाँ लता बानखेड़े महिला चेहरा है, वहीं चंद्रभूषण सिंह बुद्देला जिन्हें गुड्डू राजा कहा जाता है वो मैदान में है। तो जी अब यहाँ पर ये जो सियासी समीकरण है वो ये देखे जा रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी चीज है सागर लोकसभा सीट पर रोजगार की बात, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पेट्रोकेमिकल हब की बात कही गई है और बीना बेतवा कैन बेतवा लिंक की बात कही गई है। तो ये संसदीय सीट जो है ये घर घर के मतदाता से यहाँ पर हार और जीत तय बिल्कुल होती है। जी जी सूरज जी जी यहाँ पे हमारे साथ ज्ञानेश जी भी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। समय का अभाव है, फिर भी ज्ञानेश जी से हम लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट जो है ज्ञानेश जी संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निश्चय। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है उत्तर प्रदेश में वो कहीं न कहीं थम चुका है जी और यूपी की 10 सीटों पर मतदान होना है कल। बिल्कुल आपको बताऊं कि संभल, हाथरस, आगरा और फतेहपुर में कल वोटिंग होनी, वहीं सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में मतदान होना है कल। जी जी एटा, बदायूं और बरेली में वोटिंग होनी है कल। देश भर में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। अब बिल्कुल 48 घंटे तक प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। वहीं पोलिंग बूथों के लिए आज रवाना हो जाएंगी पोलिंग पार्टियां। जी जी और निशा, मैं सबसे पहले बात करूंगा आपकी तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग से पहले बदायूं में सियासी घमासान मच चुका है। जी सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इंस्पेक्टर को फोन पर चेतावनी दे डाली। सपा नेता शिवपाल यादव का आरोप है कि जिले के अधिकांश थानेदार उनके कार्यकर्ताओं को डरा धमका रहे हैं जी और जी शांति भंग पे कार्रवाई कर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। वहीं मुचलका और लाल कार्ड के जरिए कार्यकर्ताओं में दहशत फैलाई जा रही है। शिवपाल पर फोन पर किसी से बातचीत का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दावा किया जा रहा है कि शिवपाल यादव बिल के इंस्पेक्टर को चेतावनी दे रहे हैं, अगर कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा गया तो पूर्व से पश्चिम तक के प्रत्येक थाने में बाहर सपा के कार्यकर्ता कहीं न कहीं पहुंचेंगे। जी अब बिल्कुल हम निशा बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी से हाल ही में अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले जो राष्ट्रीय सुशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की घर वापसी हो सकती है। वो दोबारा मायावती की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी जी स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के संपर्क में है और स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा में शामिल होने की चर्चाएं शनिवार को सोशल मीडिया पर जी तेजी से चलती रही। जी हालांकि बसपा की तरफ से इसकी कहीं न कहीं कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जी वही ज्ञानेश बात करूंगा कि प्रियंका गांधी आज से अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार कांग्रेस के लिए अभियान की शुरुआत करेंगे। जी एक कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के भारत में महिलाएं कभी सुरक्षित रहेंगी। वहीं भारत में प्रधानमंत्री ने सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली देने को लेकर अयोध्या से झूठ क्यों बोला और बिल्कुल यूपी के युवाओं ने जॉब मार्केट से हाथ क्यों जोड़ लिया। तो इस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। उनका जी कहना है कि पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत की बेटियों के साथ विश्वासघात किया है। बहराइच से सांसद ब्रजभूषण सिंह को उसके जघन्य अपराधों के लिए दंडित जी जी किया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने पड़ोस के कैसरगंज लोकसभा सीट से उनके बेटे करण भूषण को टिकट देकर उसे जी सम्मानित जी किया है। ज्ञानेश या उन सभी महिलाओं के चेहरे पर तमाशे जैसा है। जी तो इस ज्ञानेश जैसे उन्होंने अपने कैरियर को दांव पर लगाया है और अन्य अन्याय की लड़ाई में कई दिनों तक धूप और बारिश में सड़कों पर कोई नहीं है। यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी के परिवार में नारी शक्ति केवल एक नारा भर है
या परिवार यौन हिंसा के अपराधियों को आश्रय देता है, जी, चाहे वो ज्ञानेश जी। प्रज्वल रेवन्ना हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो। क्या मोदी के भारत में महिलाएं कभी सुरक्षित रहेंगी? क्या प्रधानमंत्री की सत्ता की भूख हमेशा भारत की बेटियों की सुरक्षा से अधिक महत्व जी, रखेंगी? ज्ञानेश इस जी, तरीके के बयान लगातार प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं। निशा जी, ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश के तमाम अपडेट देने के लिए। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर प्रकाश डाला। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे, जिन्होंने तमाम खबरें चुनावी मुद्दों से जुड़ी आप सभी तक साझा की। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।